Hello students, I'm Kamlesh and in this video we are going to discuss language and linguistic skills in English जो MA सेमेस्टर 1 है, MA इंग्लिश सैम 1 उनका जो पेपर है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स इन इंग्लिश उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इसमें सिलेबस है और क्या इसका पेपर पैटर्न रहेगा। तो ये 4 यूनिट्स आपको दिए गए हैं, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड नॉन डिटेल्ड। तो चारों यूनिट्स, ये 3 आपके मेजर यूनिट हैं और ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, नॉन डिटेल स्टडी है। तो इसमें से आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, देखिए देयर वुड बी 5 क्वेश्चन इन ऑल एंड द स्टूडेंट्स वुड अटेम्प्ट ऑल। 5 क्वेश्चंस होंगे और आपको 5 के 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वुड कंप्राइज 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1 2 3। जो आपकी पहली 3 मेजर यूनिट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 6 क्वेश्चंस दिए होंगे आपको और उनका आंसर करना है आपको 150 वर्ड्स ईच, यानी कि ये छोटे क्वेश्चन होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको 6 में से 5 अटैम्प्ट करना है, यानी कि 10 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, वो 15 नंबर के ईच होंगे, यानी कि 5 3 ज़ा 45। तो आपका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन ये 15-15 नंबर के होंगे और इन्हीं यूनिट्स में से आएंगे, जो पहले आपकी 3 मेजर यूनिट्स हैं इसी में से, ठीक है। एंड क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक चीज़ और, वुड बी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइस, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन होंगे, मतलब 2, जैसे सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको उनमें से कोई एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड में, ऐसे ही फोर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 वुड बी फ्रॉम यूनिट 4 नॉन डिटेल स्टडी। अब जो ये आपका फोर्थ यूनिट है, इसमें से आपका 5th क्वेश्चन होगा। देयर वुड बी 5 क्वेश्चंस एंड द स्टूडेंट्स वुड अटेम्प्ट एनी 3। आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे और उनमें से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं और 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, यानी कि 5 3 ज़ा 15। दैट मीन्स आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा। 70 मार्क्स का थियरी और जो आपकी बाकी 30 मार्क्स है ये इंटरनल असेसमेंट होंगी। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम 1 बाय 1 आपके टॉपिक्स को स्टार्ट करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है ना आपका फोनेटिक्स में स्पीच मैकेनिज्म। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, हमारा पेपर है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स। तो वी शुड नो कि लैंग्वेज होती क्या है। सो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज, दिस इज हाउ दिस वर्ड इज स्पोकन। डोंट प्रोनाउंस इट लैंग्वेज, इट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज। The system of sounds and writing that human beings use to express their thoughts, ideas and feelings. ऐसा सिस्टम, साउंड सिस्टम, जिससे हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और दूसरे के आइडियाज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे बेसिक लिंग्विस्टिक स्किल्स होते हैं 4, जिसमें सबसे पहले क्या है, लिसनिंग है। हम लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, सबसे पहले हम लिसन करते हैं, देन वी स्पीक करते हैं, देन वी रीड, देन वी राइट। दिस इज़ हाउ वी लर्न अ लैंग्वेज। दिस इज़ कॉल्ड LSRW, listening, speaking, reading and writing. So now we come on to the first unit, that is phonetics. So phonetics होता क्या है, phonetics is the study of the sounds of human speech. It has 3 main branches. ह्यूमन स्पीच के जो साउंड्स होते हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं तो वो फोनेटिक्स कहलाता है। मतलब हमारा जो साउंड सिस्टम है, स्पीच सिस्टम है, उसके स्टडी को फोनेटिक्स कहा जाता है। तो इसके 3 मेन ब्रांचेस होती हैं, आर्टिकुलेटरी, अकाउस्टिक एंड ऑडिटरी। तो आर्टिकुलेटरी क्या होता है, हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। इट इज कंसर्न्ड विद द पोजीशंस एंड मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स, टंग एंड अदर स्पीच ऑर्गन्स इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स, हाउ दे आर मेड, मतलब कैसे साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, कैसे वो अमर्ज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउस्टिक फोनेटिक्स। इट इज कंसर्न्ड विद हाउ स्पीच साउंड्स आर transmitted from producer to receiver and with the properties of the sound waves. सेकेंड में क्या हो गया कि जो हमारा साउंड है जो हमने प्रोड्यूस कर दी ऑलरेडी, वो सामने वाले तक, रिसीवर तक कैसे पहुंच रही है, वो सारी स्टडी है, वो अकाउस्टिक फोनेटिक्स में आती है। थर्ड है जी ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी में कंसर्न विद स्पीच परसेप्शन, मतलब कैसे उसको सुना जा रहा है, कैसे उसको परसीव किया जा रहा है। तो एक ओवरऑल अगर इसका व्यू लें तो आर्टिकुलेटरी में आएगा कि कोई साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। अकाउस्टिक में आएगा कि जब कोई साउंड प्रोड्यूस हो गई तो वो आप तक कैसे पहुंच रही है, आप मतलब रिसीवर तक कैसे पहुंच रही है। थर्ड है जी ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब वो रिसीवर तक पहुंच गई, अब रिसीवर उसे कैसे सुनेगा, कैसे परसीव करेगा, कैसे उसको समझेगा। तो ये किस में आता है,
ऑडिटरी फिनेटिक्स में आता है। अब आते हैं हम स्पीच मैकेनिज्म पे। Speech mechanism is the conventional term for the system of psychophysiological prerequisites that enable a human being to make meaningful sounds and to understand another's speech. Speech mechanism क्या है कि हम कोई भी sound कैसे produce करते हैं, कैसे उसका articulation होता है, manner of sound क्या है, place of sound क्या है, तो ये सारी study speech mechanism में आती है. We produce speech using air which comes from the lungs through the vocal folds. हम क्या है, सांस लेते हैं जब, तो एयर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो वो जो हमारी लंग्स तक जाती है, फिर वोकल कॉर्ड्स के थ्रू होके जाती है, जिसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जो हमारे गले के वोकल फोल्ड्स या वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं हम. एंड आउट ऑफ द माउथ वी शेप द साउंड विद आवर टंग, लिप्स एंड टीथ इन ऑर्डर टू से वर्ड्स एंड साउंड. और फिर उस एयर को हम कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से किस पर्टिकुलर साउंड में कौन कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन्स यूज हो के वो पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. द सॉफ्ट पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट ओपन्स एंड क्लोजेज ऑफ द एयर वे टू द नोज. अब सॉफ्ट पैलेट है, अगर ये रेज्ड है दैट मीन्स हमारी माउथ कैविटी ओपन होगी, अगर ये लोअर्ड है दैट मीन्स हमारी ओरल कैविटी क्लोज्ड होगी और हमारी नेजल कैविटी ओपन होगी. मतलब उस टाइम पे जो साउंड है वो नाक के थ्रू प्रोड्यूस होगी. नेक्स्ट है जी, when we produce sounds we use the speech mechanism which comprises when we produce speech sounds we use the speech mechanism which comprises of certain organs of the body such as the muscles of chest, tongue, lips and so on. जब हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम कई सारे ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे चेस्ट के मसल्स हैं, टंग है, लिप्स हैं और भी कई सारे ऑर्गन्स होते हैं. The movement of these organs cause some disturbance which travels to the ear of the listener in the form of sound waves. तो ये सारे जो organs होते हैं कुछ movement करते हैं जिनसे कुछ disturbance create होता है, जिन्हें हम sound waves कहते हैं, और फिर वो listener तक पहुंचते हैं वो sound waves. ठीक है. The organs of speech and their speech functioning can be described with reference to 3 systems. तो 3 system होते हैं हमारे ये वाले जिनकी हेल्प से हम पूरे साउंड सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो ये कौन से हैं हमारे सिस्टम? फर्स्ट है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड है फिनेटरी सिस्टम, थर्ड वन इज आर्टिकुलेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन मतलब आप समझते हो कि सांस लेना, ब्रीद इन ब्रीद आउट. तो इसमें हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स यूज होते हैं? इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ द लंग्स, मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड द विंड पाइप और ट्रैकिया. तो इसमें बेसिकली हमारे 3 ऑर्गन्स यूज होते हैं. सबसे पहले हमारे लंग्स, फिर है मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड विंड पाइप, या जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं, श्वसन नली जो होती है हमारी. द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू प्रोवाइड द एयर स्ट्रीम विच इज द बेसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स. इस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? ये एयर स्ट्रीम, एयर फ्लो हमें प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम साउंड प्रोड्यूस करने के केपेबल हो पाते हैं. इट इज़ द एयर स्ट्रीम दैट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इसी एयर की वजह से अगर आप सांस बंद करके कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो यू विल नॉट एबल टू बी प्रोड्यूस एनी साउंड, क्योंकि इसके लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है और वो एयर हमें इन्हीं सिस्टम की वजह से, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से ही मिलती है. ठीक है. एंड इज मोडिफाइड बाय द स्पीच ऑर्गन्स एज इट पासिस इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग द नॉर्मल कॉज ऑफ ब्रीदिंग. जब हम नॉर्मली ब्रीद कर रहे हैं, जो एयर हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, उसी को यूज़ करके अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग तरह की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. The airstream provided by the lungs is called the pulmonic egressive airstream mechanism. जो ये airstream हमारे lungs के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है हमें, इसका पर्टिकुलर एक साइंटिफिक टर्म है, दैट इज pulmonic egressive airstream mechanism. pulmonic का मतलब क्या है? pulmonic is the adjective from lungs. ऐसे समझ लीजिए कि लंग्स के लिए ही ये वर्ड यूज़ किया गया है. और इग्रेसिव एयर स्ट्रीम है, मीन्स द एयर गोइंग आउट ऑफ द लंग. जो एयर लंग्स से बाहर जा रही है उसके लिए ये वर्ड यूज़ करा गया है कि इग्रेसिव एयर स्ट्रीम. सो दैट बिकम्स pulmonic aggressive airstream mechanism, PEAM. और इसी मैकेनिज्म के थ्रू इंग्लिश एंड ऑल अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस यूज दिस PEAM एंड ऑल इंडियन लैंग्वेजेस एक्सेप्ट सिंधी. सारी इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश की जितने और इंग्लिश लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज जितनी भी हैं, इसी एयर स्ट्रीम के थ्रू जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, सिर्फ एक सिंधी को छोड़ के. सिंधी में ये सिस्टम यूज़ नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट है जी फिनेटरी सिस्टम. फिनेटरी सिस्टम, द एयर स्ट्रीम
The airstream released by the lungs undergoes several modifications. हाँ जी, the airstream released by the lungs undergoes several modifications before it goes out into the atmosphere. जो airstream होता है, released किया जाता है lungs के द्वारा, वो कई सारे चेंजेस से गो थ्रू होते हुए कई सारे उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है. फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ साउंड स एंड ज. अगर आप इन साउंड को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो आप फील करेंगे कि जो स और ज में क्या डिफरेंस है. इस साउंड में, ये जो साउंड है ज, इसमें हमिंग होती है, हल्का सा वाइब्रेशन होता है. कहाँ पे? विंड पाइप में. दिस हमिंग साउंड और वाइब्रेशन इन ज इज द रिजल्ट ऑफ सम मॉडिफिकेशंस इन द ट्रैकिया. ट्रैकिया में कुछ मॉडिफिकेशन होती है, तभी ये साउंड ज प्रोड्यूस होती है. स में वाइब्रेशन नहीं होता है, बल्कि ज साउंड में वाइब्रेशन होता है. नेक्स्ट है जी द लैरिंग. इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, हम इसका डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं. जो हमारे सारे ऑर्गन्स यूज होते हैं, देखिए ये हमारी नेजल कैविटी है. लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. ये हमारी नेजल कैविटी है, ये हमारी ऑरल कैविटी है. नेजल मतलब नाक के रास्ते से जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो उसको बोलेंगे कि ये नेजल कैविटी से आ रही है, और जब मुंह के रास्ते से तो वो ओरल कैविटी होगी आपकी. यहाँ पे आपके टीथ होते हैं, और जो ऊपर का आपका, जिसे हम तालू भी बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, उसे सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है. और सॉफ्ट पैलेट से थोड़ा सा आगे हार्ड पैलेट होता है, और जो ऊपर के टीथ होते हैं उससे थोड़ा सा पीछे एलोवेलर रिज होता है, या टीथ रिज भी जिसे हम बोल देते हैं. सबसे आगे लिप्स होते हैं, ये नोस्ट्रिल हो गया आपका. और ये रहा, यहाँ पे हमारा विंड पाइप होता है, और विंड पाइप के बिल्कुल ऊपर ये लैरिंग होता है. ये आपका विंड पाइप है, यहाँ पे लैरिंग होता है. ये वोकल फोल्ड्स होते हैं, या जिन्हें वोकल कोड्स भी बोल दिया जाता है. और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर एपिग्लॉटिस, और इससे थोड़ा ऊपर जाके विंड पाइप के बिल्कुल अपर मोस्ट पार्ट होता है, उसको तो हम लैरिंग बोलेंगे. और इसके ऊपर फेरिंग होता है. तो इसी को हम अभी स्टडी कर रहे थे, लैरिंग और फेरिंग. ये रहा जी द लैरिंग. इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया का जो ऊपर का हिस्सा होता है, इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड द लैरिंग. इसे लैरिंग बोला जाता है. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज एंड मसल. ये कार्टिलेज और मसल से बना होता है. इट्स फ्रंट पार्ट इज प्रोमिनेंट इन द नेक. इसका जो सबसे आगे का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे नेक में, एंड इज कॉमनली नोन एज एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल भी जिसे बोला जाता है, जो हमारी गर्दन में बाहर की तरफ हल्का सा एक कुछ निकला हुआ होता है, एक बोनी बम्प सा, दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. सिचुएटेड इनसाइड द लैरिंग इज अ पेयर ऑफ लिप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स. अभी इसी लैरिंग के बिल्कुल ऊपर जो ये जैसे आपके गले की शेप है, ठीक है, यहाँ पे आपका लैरिंग है, इसी लैरिंग के बिल्कुल ऊपर लिप लाइक शेप होती है, जिसे क्या कहा जाता है, इन्हीं को वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स कहा जाता है. सो दीज आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम फ्रंट टू बैक. अभी देखिए हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, और अगर खड़ा हुआ हो तो ये वर्टिकल होता है. तो ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं फ्रॉम फ्रंट टू बैक, जॉइंट एट द फ्रंट बट सेपरेटेड एट द बैक. अब देखिए ये क्या है, जॉइंट एट द फ्रंट, आगे से ये जॉइंट होते हैं, ठीक है, और बट पीछे से ये सेपरेटेड होते हैं. पीछे से ये ओपनिंग होती है, बट सेपरेटेड एट द बैक. एज दे आर सेपरेटेड एट वन एंड दे कैन अज्यूम अ लार्ज नंबर ऑफ पोजिशंस. क्योंकि ये पीछे से खुले हुए हैं ना, तो ये कई सारी पोजिशंस ले लेते हैं. कैसे? दीज 3 इंपॉर्टेंट पोजिशंस अमंग दीज आर. अभी कई पोजिशंस चेंज कर सकते हैं, तो इनमें से इंपॉर्टेंट पोजिशंस कौन कौन सी है, जैसे वोकल कॉर्ड्स हेल्ड वाइड अपार्ट, वोकल कॉर्ड्स हेल्ड लूजली टुगेदर, और एक है जी वोकल कॉर्ड्स हेल्ड टाइटली टुगेदर. तो अब इसमें हम फर्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट पोजीशन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. जब हमारे वोकल कॉर्ड्स हेल्ड वाइड अपार्ट, मतलब ये जो लिप लाइक शेप है, आगे से तो ये जॉइंट है ही, पीछे से ये सबसे बड़ी ओपनिंग होती है. ये जो ओपनिंग है ये वाइड होती है, बड़ी होती है. When the vocal cords are held wide apart, there is a wide opening between them called the glottis. इसे फिर glottis बोला जाता है. Through this opening, the air can pass finally without setting the vocal cords into vibration. अब क्योंकि ये opening ज़्यादा है, तो यहाँ से हवा गुजर सकती है बिना कोई वाइब्रेशन क्रिएट किए. Thus the voiceless sounds are produced. तो इस तरह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है
वो क्या कहलाती है जी, वो वॉइसलेस साउंड कहलाती है। वॉइसलेस साउंड कब प्रोड्यूस होती है, अगर आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि वॉइसलेस साउंड कब प्रोड्यूस होती है, तो कब होंगी, जब वोकल कॉर्ड हमारे हेल्ड वाइडली अपार्ट होंगे, जब इनकी ओपनिंग पूरी वाइड होगी। जैसे कि इनिशियल साउंड्स इन द वर्ड, जैसे प साउंड है आपकी, ट साउंड है, क साउंड है, च साउंड है, फ साउंड है। तो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट या वॉइसलेस साउंड्स ये होती हैं हमारी च, फ, क, प, स, श, ट, थ, ह। तो ये आपकी वॉइसलेस साउंड्स होती हैं। Vocal cords held loosely together. When the vocal cords are held loosely together, the air from the lungs can escape only by setting them into vibration. जब आपके वोकल कॉर्ड्स थोड़े लूजली हेल्ड होंगे, मतलब इनमें ओपनिंग इतनी नहीं होगी, कम ओपनिंग होगी, तब जो एयर फ्रॉम द लंग्स कैन स्केप ओनली बाय सेटिंग देम इनटू वाइब्रेशन। तब एयर कैसे गुजर सकती है, सिर्फ हल्की सी वाइब्रेशन के साथ ही गुजर सकती है, ठीक है। सच वाइब्रेशन इम्पार्ट्स अ हम टू द साउंड्स प्रोड्यूस विच आर कॉल्ड वॉइस्ड साउंड्स। तो इस तरह हल्की सी हमिंग के साथ या वाइब्रेशन के साथ जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो साउंड क्या कहलाएगी, वो वॉइस्ड साउंड कहलाएगी। तो सारे जो वॉवल होते हैं वो वॉइस्ड होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ऑल वॉवल्स आर वॉइस्ड साउंड। और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, ब, ड, ग, ज, ल, म, न, ग, र, ज, थ, व, य, ज। तो ये सारे जो साउंड्स होते हैं आपके, ये वॉइस्ड होते हैं, मतलब इनमें आपकी वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है। आपकी वोकल कॉर्ड की पोजीशन क्या होती है, वोकल कॉर्ड जो है वो टाइटली हेल्ड लूजली टुगेदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, वोकल कॉर्ड्स हेल्ड टाइटली टुगेदर। जब ये टाइटली होल्ड करे होंगे, when the vocal cords are held tightly together along their whole length, the glottis is closed, मतलब ग्लोटिस सिस्टम क्लोज होगा, क्योंकि टाइटली टुगेदर है, तो आगे से भी क्लोज्ड है और पीछे से भी क्लोज्ड है। तो इस टाइम पे आपका ग्लोटिस क्लोज्ड है एंड देयरफॉर नो एयर कैन एस्केप थ्रू, क्योंकि अब रास्ता ही बंद है तो हवा गुजर ही नहीं सकती। सो नो इंग्लिश साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर, मतलब कि आपकी जो साउंड्स है हमारी इंग्लिश की जितनी भी, वो या तो क्या होंगी, या तो वो वॉइस लेस होंगी, या वो क्या होंगी, वॉइस्ड होंगी वो, ठीक है। दो तरह की होती हैं। तीसरी जो पोजीशन है ना आपकी वोकल कॉर्ड की, जब ये पूरा बंद होता है दोनों तरफ से, उस सिचुएशन में किसी भी तरह की इंग्लिश साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होती है। तो ये हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम पे। तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लैरिंग, जब हवा आपके लैरिंग से निकल जाती है, द एयर स्ट्रीम इज फर्दर मॉडिफाइड बाय द वेरियस शेप्स अज्यूम्ड बाय द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच लाइंग अबव द लैरिंग। जब लैरिंग तक हम एयर स्ट्रीम की बात कर रहे थे, या लैरिंग तक कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं, तो वो सारी स्टडी किस में आ रही थी, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ रही थी। अब जब लैरिंग से ऊपर के एरिया में हम जाते हैं, कि यानी हमने ये वाला किया है, यहाँ तक जो हमारी स्टडी है वो किस में आ गई, वो रेस्पिरेशन के अंदर आ गई, ठीक है। अब लैरिंग से जब हवा ऊपर जाती है, और ये सारे ऑर्गन्स का जब हम यूज़ करेंगे आपके नेजल एरिया के या आपके माउथ एरिया के, जिनमें लिप्स हैं, टीथ हैं, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट है, जो भी यूविला है, जो पीछे एक पेंडेंट शेप की स्ट्रक्चर लटकती सी एक स्किन होती है, लूज सी सॉफ्ट सी, उसको यूविला बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम था, और इसके ऊपर जितनी भी स्टडी आएगी वो सारी फिर आर्टिकुलेटरी में आएगी, ठीक है। तो आर्टिकुलेटरी सिस्टम आपका हो गया कि लैरिंग से ऊपर ऊपर के जितने भी सारे ऑर्गन्स की स्टडी है, या वो किस तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा। Before it passes out into the atmosphere, and every such modification affects the quality of the sound produced। और जिस भी तरह का modification होगा, जो भी organ include होंगे, तो उससे हमारी sound है वो change होती जाएगी। These organs of speech together constitute the articulatory system। तो ये सारे जो organs हैं हमारे, ये सारे जितने भी articulation में use होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, articulatory system बोलते हैं। अब next है जी द फेरिंग एक्सटेंडेड। इसमें सबसे पहला ऑर्गन द फेरिंग आता है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैरिंग टू द हिंडरमोस्ट पार्ट ऑफ द टंग इज द फेरिंग, मतलब फेरिंग के ऊपर के एरिया से लेके और आपकी जो टंग है उसके पीछे के एरिया को सारे को फेरिंग के अंडर लिया जाएगा। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीच प्रोडक्शन। इट प्रोवाइड्स एन एनक्लोज्ड स्पेस
that allows the speech muscles to initiate sounds and pronounce syllables better। तो ये हमारी किस में मदद करता है, ये हमें एक enclosed space प्रोवाइड करता है, एक बंद सा एरिया जो हमारी स्पीच मसल्स को हेल्प करता है कि वो साउंड को इनिशिएट करें और सिलेबल्स हैं उनको बेटर तरीके से प्रोनाउंस कर सकें, ठीक है। और फिर इसमें नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा आता है, लिप्स। So lips play an important part in the production of certain speech sounds. Lips play a role in changing the resonance of different speech sounds. By altering the shape of our lips, we can form different speech sounds. हम हमारे lips की shape को change करके कई अलग अलग तरह की sounds निकाल सकते हैं, जैसे प and ब। The lips are compressed and then opened to produce a rapid explosive release of the breath stream। अगर आप प और ब को बोल के देखेंगे तो ये दोनों ही साउंड क्या है, आपकी लिप्स की हेल्प से आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी साउंड्स को बाइलेबियल साउंड भी कहते हैं, जो आप अपनी लिप्स की मदद से प्रोड्यूस करते हैं। बाई मीन्स टू, लेबियल मीन्स लिप, दैट मीन्स जो दोनों लिप्स के यूज से आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर कॉल्ड बाइलेबियल साउंड्स। सो इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग बोथ लिप्स टुगेदर, प ब म। तो ये तीन साउंड है आपकी बाइलेबियल साउंड। अब आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बाइलेबियल साउंड कौन सी होती है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बाइलेबियल साउंड प्रोड्यूस कैसे होती हैं और होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है आपका, टीथ। सो सर्टेन कॉन्सोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ, जैसे थ, द, फ, व। तो ये चार साउंड हैं जो आपके टीथ की हेल्प से हम प्रोड्यूस करते हैं। बियॉन्ड द टीथ इन द अपर जॉ, जो आपका ऊपर का जबाड़ा होता है, उसमें जो टीथ के पीछे का एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम, रूफ ऑफ द माउथ बोलते हैं। रूफ ऑफ द माउथ में क्या क्या होता है, टीथ रिज, टीथ के बिल्कुल पीछे का जो हार्ड सा एरिया है दैट इज कॉल्ड टीथ रिज। द हार्ड पैलेट, और उसके पीछे होता है हार्ड पैलेट, और उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है, और उसके पीछे जो एक पेंडेंट शेप की लटकता बोनी मसल होती है जो बहुत ही सॉफ्ट भी होता है, उसको हम यूविला बोलते हैं। नेक्स्ट, टीथ रिज। टीथ रिज क्या होता है, इट इज द कन्वेक्स पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द अपर टीथ। जो अगर आप अपने फिंगर से भी टच करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपकी अपर टीथ, दांतों के बिल्कुल पीछे का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड टीथ रिज, या एलोवेलर रिज भी से हम बोलते हैं। इन टर्म्स को आप ध्यान में रखेंगे कि टीथ रिज को ही एलोवेलर रिज बोला जाता है। इट कैन बी इजीली फेल्ट बाय प्लेसिंग द टंग बिहाइंड। अगर आप अपने टंग को भी टच करेंगे टीथ के बिल्कुल पीछे, तो आप महसूस करेंगे कि जहाँ पे टंग टच हो रही है दैट इज कॉल्ड एलोवेलर रिज या टीथ रिज behind the upper teeth. So many consonant sounds are produced at the teeth ridge. काफ़ी सारी sounds हैं जो teeth ridge से produce होती हैं by making a complete closure at the teeth ridge followed by a sudden release. The sound t and d can be produced. तो आप sound अब आप देखिए डिस्क्रिप्शन की t और d कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, by making a complete closure at the teeth ridge। जब आप अपनी टंग को बिल्कुल अपने टीथ रिज पर टच करके क्लोजर करते हैं, मतलब बिल्कुल हवा को बंद कर देते हैं और फिर सडनली उसको रिलीज करते हैं, तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, ट एंड ड। बाय नैरोइंग द पैसेज ऑफ एयर एट द टीथ रिज, जब टीथ रिज पे आप एयर पैसेज को नैरो कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं कि बहुत कम हवा गुजर सके, एंड फोर्सिंग द एयर आउट ऑफ द नैरो पैसेज, फिर उस नैरो पैसेज में से मतलब संकीर्ण रास्ते से जब आप हवा को लेट आउट करने की कोशिश करते हैं, सो वहाँ पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, स एंड ज। यू कैन ट्राई टू प्रोनाउंस दिस साउंड्स लाइक स एंड ज। तो आप महसूस करेंगे कि आप टीथ रिज से बहुत नैरो रास्ता बना रहे हैं, फिर उस रास्ते में से आप हवा को बाहर निकाल रहे हैं, जैसे स एंड ज। हाँ जी, नेक्स्ट है द हार्ड पैलेट। इट लाइज इमीडिएटली बिहाइंड द टीथ रिज। अब टीथ के जैसे ये आपके ऊपर के टीथ है, ये आपके नीचे के टीथ है, बिल्कुल इसके पीछे क्या था, टीथ रिज था, फिर इसके थोड़ा सा ऊपर क्या आ जाएगा, हार्ड पैलेट आ जाएगा, फिर आपका सॉफ्ट पैलेट आ जाएगा, फिर ऐसे एक पेंडेंट शेप जो लटकती है ये यूविला हो जाएगा। सो इट इज़ हार्ड एंड बोनी सर्फेस। हार्ड पैलेट क्या है, हार्ड होता है, बोनी सर्फेस होता है। इट इज़ अ कर्व्ड सर्फेस लीडिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। जो आपके ऐसे कर्व की शेप होती है ना रूफ ऑफ द माउथ की, तो इसमें सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है ना हार्ड होता है, इसी को हार्ड पैलेट बोला जाता है।
साउंड प्रोड्यूस्ड एट द हार्ड पैलेट इज य, इस पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, य, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्ट पैलेट। द सॉफ्ट, अब जैसे ये हार्ड पैलेट है, ये टीथ रिज था, ये टीथ है, तो इसके बाद अब क्या आ जाएगा, ये सॉफ्ट पैलेट आ जाएगा, ठीक है। द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ बिहाइंड द हार्ड पैलेट इज कॉल्ड द सॉफ्ट पैलेट और वेलम। अब सॉफ्ट पैलेट को वेलम भी बोला जाता है। द साउंड्स ग, ग कौन सी साउंड है ये, ग, जिससे कौन से वर्ड में होती है, सिंग में, ग, क, ग आर प्रोड्यूस्ड विद द सॉफ्ट पैलेट। तो इस ये जो तीनों साउंड है ये सॉफ्ट पैलेट से ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। द सॉफ्ट पैलेट एक्ट्स एज द गेट कीपर टू द नेजल कैविटी। अब ये सॉफ्ट पैलेट है, इसको गेट कीपर बोला है नेजल कैविटी में। मतलब अगर ये सॉफ्ट पैलेट आपका ऊपर हो गया दैट मीन्स आपकी नेजल कैविटी बंद होगी, नाक का रास्ता बंद हो गया, और अगर ये नीचे हो गया दैट मीन्स मुंह का रास्ता बंद हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको गेट कीपर बोला जाता है नेजल कैविटी का। नेक्स्ट है जी द सॉफ्ट पैलेट और वैलम, इसे वैलम भी बोलते हैं, कैन बी रेज्ड और लोअर्ड वाइल प्रोड्यूसिंग साउंड। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इसको हम लोअर कर सकते हैं और रेज कर सकते हैं। नेजल साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब जैसे ये आपका सॉफ्ट पैलेट है, अगर ये नीचे की ओर होगा, लोअर होगा, तो नाक का रास्ता खुला है, तो उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होंगी वो नेजल कहलाएंगी। और अगर ये आपका ऊपर की तरफ है दैट मीन्स आपकी नेजल कैविटी ब्लॉक है और ओरल कैविटी ओपन है, तो उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस्ड होंगी वो ओरल होंगी। और नेजलाइज्ड कौन सी है, आर साउंड्स विच इन्वॉल्व्स अ लोअर्ड वैलम एंड एन ओपन ओरल कैविटी। नेजलाइज्ड में क्या होता है कि आपका वैलम है या जो सॉफ्ट पैलेट है ये नीचे की ओर होता है और ओरल कैविटी में भी ओपनिंग होती है, नीचे भी है और फिर भी ओरल कैविटी ओपन है। तो उस टाइम पे जो एयर फ्लो है वो नाक के रास्ते से भी जा रहा है, नेजल भी है और ओरल भी है, मतलब नाक के रास्ते से भी जा रहा है और माउथ के रास्ते से भी जा रहा है। तो उस टाइम पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, नेजलाइज साउंड। इंग्लिश में कोई भी नेजलाइज साउंड नहीं होती है, इंग्लिश में या तो ओरल साउंड होंगे आपके या फिर नेजल साउंड होंगे। नेक्स्ट है जी यूविला। एट द एंड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज अ स्मॉल फ्लैशी पेंडेंट स्ट्रक्चर नोन एज यूविला। और यूविला से हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इससे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, क्यू। नेक्स्ट है द टंग। दिस इज बाय फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल ऑर्गन ऑफ स्पीच। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्पीच है। इट्स इंपॉर्टेंस कैन बी जज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इन मेनी लैंग्वेजेस द वर्ड टंग ऑल्सो मीन्स लैंग्वेज। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको इसी बात से पता चल जाती है कि कई लैंग्वेजेस में टंग का मीनिंग ही लैंग्वेज होता है, ठीक है। सो टंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकुलेटर। इट कैन बी मूव्ड इनटू many different places and different shapes. It is usual to divide the tongue into different parts which are tip, blade, front, back and root. जो सबसे आगे का हिस्सा होता है टंग का उसे टिप बोला जाता है, फिर उसके थोड़ा सा पीछे ब्लेड होता है, फिर उसके थोड़ा सा पीछे फ्रंट होता है, फिर बैक होता है, फिर इसका रूट होता है। और जो जैसे ये टंग है तो ये जो इसके साइड्स होते हैं ना इनको रिम्स बोला जाता है, ठीक है। टंग्स के साइड्स को रिम्स बोला जाता है। द एजेस ऑफ द टंग आर कॉल्ड द रिम्स। ये जिसको एजेस है ना इनको रिम्स बोलते हैं। द टिप ऑफ द टंग एंड द रिम्स मे टच द अपर टीथ एंड प्रोड्यूस द साउंड्स त और द। अब देखिए त और द साउंड कैसे प्रोड्यूस होंगे, जब आपके टिप ये जो आगे का हिस्सा है एंड द रिम्स, टिप और रिम्स दोनों कहाँ पे टच करेंगे, अपर टीथ पे। आप त और द साउंड प्रोड्यूस करके देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो टंग का टिप है और रिम्स है ना वो अपर टीथ को टच कर रहे हैं, त एंड द। अगेन द टिप एंड ब्लेड मे मेक अ कॉन्टैक्ट विद द टीथ रिज। जब आपका टिप और ब्लेड जब टीथ रिज के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, ट, ड और न, ठीक है। द फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज्ड टूवर्ड्स द हार्ड पैलेट। जो फ्रंट होता है यानी कि ये वाला हिस्सा होता है जो ऊपर उठा हुआ, इज रेज्ड टूवर्ड्स द हार्ड पैलेट। ये जब हार्ड पैलेट की तरफ ऊपर उठता है टू प्रोड्यूस द साउंड य एंड ई, बड़ी वाली ई की साउंड जो होती है। तो उसमें कौन से आपके ऑर्गन यूज होंगे, फ्रंट ऑफ द टंग एंड हार्ड पैलेट। नेक्स्ट है द बैक ऑफ द टंग इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉफ्ट पैलेट टू प्रोड्यूस क और ग। अब ये आपको टंग का पूरा वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि टंग का क्या इंपॉर्टेंस है साउंड प्रोडक्शन में। तो ये आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि इनके पार्ट्स क्या होते हैं और कौन सा पार्ट्स मिलके कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो 7 आर्टिकुलेटर्स है ना आपके, द फेरिंग है,
सॉफ्ट पैलेट है जिसे वेलम भी बोलते हैं, हार्ड पैलेट है, एलोवेलर रिज है, टीथ रिज है, और टंग है, टीथ है, टिप्स है। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। अब इनमें से चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो वैसे के वैसे आ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब नेक्स्ट है एक आपका जो छोटा टॉपिक बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स कौन से होते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी साउंड के प्रोडक्शन में जो जो ऑर्गन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हो जाएंगे, और जो पैसिव हैं मतलब जो मूव नहीं कर रहे वो आपके पैसिव आर्टिकुलेटर हो जाएंगे। एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है हमें। ठीक है ना। सो एक्टिव कौन से होते हैं? लोअर जा। आप अगर अपने मुंह को हिलाने की कोशिश करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आप अपने नीचे वाले जॉ को या नीचे वाले जबाड़े को ही मूव कर सकते हैं। आपका ऊपर का जो जबाड़ा है वो मूव नहीं करता। तो अपर जो किस में आ जाएगा? आपका पैसिव में आ जाएगा, और लोअर जो किस में आ जाएगा? एक्टिव में आ जाएगा। टंग की जो टिप और ब्लेड है ज़्यादातर यही पार्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब आप टीथ रिज देखिए, दांतों के पीछे का हिस्सा है, क्या वो मूव करता है? वो किसी भी सिचुएशन में मूव नहीं करता, तो वो पैसिव है। और अपर जो आपका अपर क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा, और लोअर क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। सो जो आपका सॉफ्ट पैलेट ये एक्टिव और पैसिव दोनों ही है। ठीक है, इट इज एन एक्टिव आर्टिकुलेटर इन दैट इट कैन बी रेज टू शट द नेजल पैसेज। जब ये रेज होता है दैट मीन्स ये ऊपर की तरफ होता है तो ये आपकी नेजल कैविटी को ब्लॉक कर देता है और ओरल कैविटी आपकी ओपन होती है। ठीक है, और जब ये लोअर होता है दैट मीन्स ये आपकी ओरल कैविटी को बंद कर देगा और नेजल कैविटी से साउंड आपकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट पैलेट है वो बोथ एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर है। ठीक है, अब आते हैं आपके कुछ टेक्निकल नेम्स टाइप्स ऑफ साउंड्स बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ये आपका फुल फ्लेज 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, और इनमें से डिफरेंट टर्म्स दे के आपको पूछ सकता है कि इस साउंड में और इस साउंड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी बाइलेबियल साउंड। ठीक है, बाइलेबियल मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, बाई मीन्स टू, लेबियल मीन्स लिप्स, जिसमें दो लिप्स का यूज हो रहा है। ठीक है, टू लिप्स, lower and upper. It is produced by using both lips pressed together. जैसे हम दोनों लिप्स को टुगेदर प्रेस करेंगे तब ये साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे प, ब, म, अगर आप इनको बोल के देखेंगे तो इन साउंड में दोनों लिप्स का यूज हो रहा है, तो ये होगी आपकी बाइलेबियल साउंड। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। नेक्स्ट है जी लेबियो डेंटल। अब आपको पता होना चाहिए लेबियो मीन्स लिप और डेंटल मतलब टीथ। जब आपके लिप्स और टीथ, लोअर लिप और अपर टीथ, ये दोनों मिलके आर्टिकुलेट कर रहे हैं तो आपकी कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? एंड व, जिसे आप फ और व बोलते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है? फ एंड व। ठीक है, तो ये कौन सी साउंड हो जाएंगी आपकी? लेबियोडेंटल। नेक्स्ट आता है इंटरडेंटल। अब आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अलग अलग पूछ सकते हैं या बोल देंगे कि इंटरडेंटल और डेंटल में क्या डिफरेंस है। तो आप इंटरडेंटल को एक्सप्लेन करेंगे, डेंटल को करेंगे, और दोनों की कौन कौन सी साउंड्स होती हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इंटरडेंटल का मतलब क्या है? इंटरडेंटल मीन्स बिटवीन द टीथ, टंग, अपर एंड लोअर टीथ। एक तो इसमें टंग इस्तेमाल होगी और आपका अपर और लोअर टीथ, मतलब बिटवीन द टीथ है ना, तो दोनों ऊपर नीचे के दोनों टीथ का इसमें यूज होगा। एन इंटरडेंटल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय पुटिंग द टिप ऑफ द टंग बिटवीन द अपर एंड लोअर लिप्स। जब आप अपनी टंग को ऊपर और नीचे के दोनों दांतों के बीच में प्लेस करते हैं ना, तब कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? थ एंड द। आप अगर बोल के देखेंगे तो इनमें कौन कौन से ऑर्गन यूज हो रहे हैं? आपके टीथ, ऊपर के नीचे के दोनों, और आपकी टंग, थ एंड द। नेक्स्ट है जी डेंटल। डेंटल में क्या होता है? टंग, टिप एंड अपर टीथ, मतलब टिप ऑफ द टंग और अपर टीथ यूज हो रहा है। तो डेंटल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग द ब्लेड ऑफ द टंग ऑन द बैक साइड ऑफ द अपर टीथ। जब आप अपने टंग के ब्लेड को टीथ के बैक साइड पे प्लेस करते हैं तब कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? डेंटल साउंड। नेक्स्ट है एलोवेलर। एलोवेलर में क्या यूज होगा? टिप ऑफ द टंग एंड एलोवेलर रिज। एलोवेलर मीन्स, पहले भी ये टर्म हम कर चुके हैं, एलोवेलर मीन्स टीथ। जैसे एलोवेलर रिज था ना, तो इसे टीथ रिज भी बोलते हैं, तो एलोवेलर रिज क्या हो जाएगा? टीथ रिज। एंड एलोवेलर साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग द टंग टिप, यानी कि प्लेसिंग द टिप ऑफ द टंग
और जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एलोवेलर रिज, या तो हम टिप को बिल्कुल उसके ऊपर लगा देंगे टीथ रिज के, या फिर उसके सामने जब होगा हमारा टिप ऑफ द टंग, किसके सामने, एलोवेलर रिज या टीथ रिज के सामने, तब कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, र। अगर आप र को बोल के देखेंगे ना तो आप महसूस करेंगे कि जो आपकी टंग है ना वो बिल्कुल उस पर टच नहीं हो रही है टीथ रिज पे, थोड़ा सा उसमें गैप रहता है, ठीक है। देखिए द टंग टिप इज क्लोज टू बट नॉट एक्चुअली टचिंग, वो बिल्कुल उसके नज़दीक है बट उसको पूरा टच नहीं कर रही है, किसको, एलोवेलर रिज को या टीथ रिज को। तो इस सिचुएशन में कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस होंगे आपके, ड, ज, ल, न, र, ट, स, ठीक है। तो ये है आपके एलोवेलर साउंड। नेक्स्ट है बेटा पैलेटो एलोवेलर, हार्ड पैलेट और एलोवेलर रिज, मतलब पैलेटो का मतलब हार्ड पैलेट, एलोवेलर आपको पता है एलोवेलर रिज या टीथ रिज। तो जब जो आपकी टंग है उसका ब्लेड और हार्ड पैलेट आपस में आर्टिकुलेट करते हैं तब उनको कौन सी साउंड बोला जाता है, पैलेटो एलोवेलर या एल्वियो पैलेटल या पोस्ट एलोवेलर, आप जो भी इसे बोलें, ये सारे टर्म्स इसी के हैं, एल्वियो पैलेटल, पोस्ट एलोवेलर या पैलेटो एलोवेलर। नेक्स्ट है अ पैलेटो एलोवेलर साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग द टंग ब्लेड, मतलब जब टंग के ब्लेड को कहाँ पे लेके जाते हैं, क्लोज टू हार्ड पैलेट, जब हार्ड पैलेट के बिल्कुल नज़दीक लेके जाते हैं तो उस टाइम पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, श और झ, जो कि जैसे क्लोजर है तो क्लोजर को आप ना तो क्लोजर बोलेंगे, ना तो इसमें ये वाली साउंड होगी, ठीक है, ना इसमें क्लोजर, ना इसमें ये वाली साउंड होगी, तो इसमें कौन सी साउंड है, ये वाली साउंड, क्लोजर, जैसे हल्का सा जो झ का साउंड होता है वो है इसमें। तो ये दोनों साउंड कहाँ कौन सी कैटेगरी में आती हैं आपकी, पैलेटो एलोवेलर में आती हैं, या पोस्ट एलोवेलर भी बोलते हैं इनको, या एल्वियो पैलेटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी पैलेटल साउंड, टंग एंड हार्ड पैलेट, पैलेटल में कौन से ऑर्गन यूज होंगे, आपकी टंग और आपका हार्ड पैलेट, पैलेटल जहाँ वर्ड है वहाँ पे हार्ड पैलेट तो यूज होना ही होना है। सो अ पैलेटल साउंड इज मेज्ड बाय ब्रिंगिंग द टंग बॉडी अप क्लोज टू द हार्ड पैलेट। इंग्लिश हैज़ वन क्लियर पैलेटल साउंड दैट इज य, तो आपकी इकलौती पैलेटल साउंड इंग्लिश में कौन सी है, य है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वेलर, टंग, बैक एंड सॉफ्ट पैलेट, इसमें कौन से ऑर्गन्स यूज होते हैं, बैक ऑफ द टंग and soft palate. So a velar sound is produced by bringing the tongue back up close to or in contact with the soft palate. जब आपके जो बैक ऑफ द टंग है उसको किसके क्लोज या किसके कॉन्टैक्ट में लेके जाते हैं, सॉफ्ट पैलेट के कॉन्टैक्ट में, तब आपकी वेलर साउंड प्रोड्यूस होती है, क, ग, ग, जैसे कि सिंग में या किंग में। नेक्स्ट है ग्लॉटल साउंड, ग्लॉटल कौन सी होती है, अ ग्लॉटल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग द वोकल फोल्ड्स, जब वोकल कोड आपके गले के जो वोकल कोड्स होते हैं यहाँ से जब आप आर्टिकुलेशन होके आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो ग्लॉटल साउंड कहलाती है। इंग्लिश में दो ग्लॉटल साउंड है, सेकंड हैज़ नो लेटर टू रिप्रेजेंट इट, जो दूसरी साउंड है उसका कोई सिंबल नहीं है, जैसे एक तो आपका ह साउंड है और एक जो ये जो साउंड है ना ह, तो इन दोनों के बीच में जो एक ब्रेक है, पॉज है, ये वॉइसलेस साउंड है और ये दोनों कौन सी कहलाती हैं, ग्लॉटल कहलाती हैं। तो ये आपके ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का एक फुल फ्लेज चार्ट है। ये ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कौन कौन से सिस्टम थे, 3 सिस्टम हमने करे थे, रेस्पिरेटरी, फिनेटरी और आर्टिकुलेटरी। रेस्पिरेटरी में आपके लंग्स, मसल्स ऑफ द चेस्ट और ट्रैकिया यूज हुए थे। फिनेटरी में आपका लैरिंग था, वोकल कॉर्ड्स थे, ठीक है। और अब जब आर्टिकुलेटरी पे आए, फेरिंग, लिप्स, टीथ, रूफ ऑफ द माउथ, टंग। टंग के हमने अलग अलग पार्ट्स करे थे, टिप है, ब्लेड है, फ्रंट है, बैक है एंड रिम्स है। और रूफ ऑफ द माउथ में टीथ रिज, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और यूवला। और ये है वो आपका पूरा स्ट्रक्चर जिसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ से आपका पूरा आर्टिकुलेटरी, यहाँ तक था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ इसके बाद फिर था ये आर्टिकुलेटरी सिस्टम। सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट in a very well manner. I hope you understood the whole concept. So keep learning, keep enjoying.